पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तराओ की मौत हो गई होती है और उसके शरीर से एक बहुत ही अजीब सी चीज मिलती है। दूसरी तरफ रिको और मारू लोगों के पीछे का राज जानने के लिए एक टाउन में पहुंच गए होते हैं, जहां पर एक बंदा इनके पास आकर इनसे हेल्प मांगता है और उस बंदे से ही दोनों को एक नए ग्रुप के बारे में पता चलता है जिन्हें इमॉर्टल ऑर्डर्स कहा जाता है। साथ ही साथ इन्हें एक ऐसी जगह के बारे में भी पता चलता है जहां पर 100% सेफ वाटर था। अब उसके आगे तो ये दोनों मैप की उसी लोकेशन पर पहुंच गए होते हैं और वहां पर एक लड़की से बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पूछ रहे थे। इस लड़की का नाम हम लोग यूरी रख देते हैं। यूरी इन्हें जगह बता देती है कि आगे जाने पर एक बेसमेंट मिलेगा, वहीं पानी कलेक्ट होता है। जब दोनों जा रहे थे तभी यूरी पूछती है कि क्या तुम दोनों को रहने की जगह नहीं चाहिए, यहाँ पर बहुत अच्छे कमरे मिलते हैं। ये दोनों कहते हैं नहीं, उन्हें रूम्स नहीं चाहिए, वो लोग बस यहाँ से गुजर रहे हैं। यूरी काफी ज्यादा इंसिस्ट कर रही होती है, जिस कारण से रिको जानबूझकर एक रूम बुक कर ही लेती है। हालांकि इन्हें जरूरत नहीं थी, सिर्फ यूरी का दिल रखने के लिए रिको ने ऐसा किया था। खैर आगे जाने पर इन्हें वो एंट्रेंस मिल जाता है और उसके अंदर जाने पर हम व्यूवर्स देखते हैं कि ये तो बस एक पार्किंग लॉट था जिसमें पानी भरा हुआ था। रिको टॉर्च से आसपास चेक कर रही होती है और तभी उसे एक घायल बंदा नजर आता है। दोनों फौरन से उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि वो बंदा अभी भी जिंदा था। वो बंदा बताता है कि मेरा दोस्त वो भी यहाँ है, प्लीज उसकी हेल्प करो, हम पर एक मॉन्स्टर ने अटैक किया है। मॉन्स्टर का सुनते ही इन्हें लगता है कि जरूर वहाँ पर एक मैन ईटर होगा। रिको आसपास देखती है और वहीं पर इस बंदे के दोस्त की लाश पड़ी हुई थी, वो मर चुका था। फिर रिको की नजर जाती है उसी मॉन्स्टर पर। दोनों उसे देखते ही फौरन बेसमेंट से बाहर निकलते हैं। वो मॉन्स्टर भी इनके पीछे पीछे आता है। वहाँ पर छुपने की कोई जगह नहीं थी। तभी रिको पास के ही एक पिलर पर शूट करती है और वो पिलर उसी मॉन्स्टर पर गिरता है, जिससे वो थोड़ा सा जख्मी हो गया था। दोनों उसके पास जाते हैं और रिको कहती है चलो मारू, अब तुम अपना काम करो। मारू जैसे ही उस मॉन्स्टर को टच करता है तो वो उसे मार नहीं पाता और उसे फौरन से समझ में आ जाता है कि ये कोई मैन ईटर नहीं बल्कि एक जंगली जानवर है। इतने पर ही उस भालू को भी वापस से होश आ जाता है और वो दोनों पर अटैक कर पाता। तभी हमें सिर्फ चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई जाती है और अगले ही पर हम दोनों को एक ऊंचे से पिलर पर देख पाते हैं। अब दोपहर से शाम हो जाती है, दोनों उसी पर अभी भी बैठे हुए थे। रिको नीचे नजर दौड़ाती है तो वो भालू नजर नहीं आ रहा था। दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि ये सही समय है वहाँ से निकलने का। रिको अपने गन से ऑलरेडी 2 बार शूट कर चुकी थी, तो अब सिर्फ वो 2 बार ही और शूट कर सकती है। शॉट सही से काम करे इसलिए वो बैटरी निकालकर उसे थोड़ा सा गर्म कर रही होती है कि इतने पर ही बैटरी नीचे गिर जाती है। मारू जोर से उस पर चिल्लाता है, पागल हो गई हो क्या, ये क्या किया तुमने। रिको से बैटरी लाने को कहती है। मारू कहता है बेवकूफ नहीं हूँ मैं क्यों जाऊँ, अभी भी वो भालू वहीं हुआ तो। रिको कहती है अच्छा ठीक है, देखो अगर तुम वो बैटरी ले आते हो तो तुम मुझे किस कर सकते हो। रिको ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि इतने पर ही मारू वहाँ से कूद जाता है और उसके कूदते ही वो भालू बाहर आता है, लेकिन वो मारू पर अटैक करता उससे पहले ही मारू बैटरी लेकर ऊपर वापस आ जाता है। फिर अब रिको शर्माते हुए बताती है कि वो एड्रेनालिन रश में ऊपर चढ़ तो आई, लेकिन नीचे वापस जाना उसके बस का नहीं है, तो अगर तुम पहले जाकर उस भालू को मार दो तब मैं आराम से नीचे आ जाऊंगी। मारू कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये काम करने में, लेकिन मेरा निशाना तुम्हारे जितना अच्छा नहीं है। रिको कहती है क्या वाकई में मेरा निशाना इतना बेहतर है। मारू कहता है बिल्कुल, अगर तुम ना होती तो अब तक मैं शायद 5 बार ऑलरेडी मर चुका होता। मारू की बात सुनकर रिको में कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो कहती है चलो फिर एक दूसरा प्लान बनाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि भालू के थोड़ा दूर जाते ही दोनों नीचे आते हैं। रिको के कहने पर मारू दूसरी तरफ भाग जाता है। वहीं वो भालू जैसे ही रिको की तरफ भागता है वैसे ही रिको उस पर शूट कर देती है और शुक्र है कि बंदूक ने भी साथ दे दिया था, जिससे भालू वहीं पर मर जाता है। अब रात को ये दोनों अपने रूम में थे और कुछ बंदे यूरी से पूछने के लिए आते हैं कि आखिर वो लोग थे कौन जिन्होंने उस भालू को मारा। यूरी झूठ बोल देती है कि उसे नहीं पता, जिसके बाद वो बंदे वहाँ से चले जाते हैं। वहीं रिको विंडो से ये सब देख रही थी और मारू से कहती है कि उन्हें ट्रिक किया गया है। इस समय पर वो दोनों लुटेरों के अड्डे पर हैं। दरअसल जिन्होंने रिको को वो नक्शा बेचा वो लोग भी लुटेरे ही थे। 100% सेफ वाटर याद है, उस जगह पर ऑलरेडी 2 लोग मौजूद थे जो कि उन्हें लूटने के लिए ही वहाँ पर रहे होंगे। अगर भालू ने उन पर अटैक नहीं किया होता तो वो लोग रिको और मारू को लूट चुके होते। रिको ये सब बता रही थी कि इतने पर ही मारू कहता है रिको कहीं तुम अपना प्रॉमिस तो नहीं भूल रही हो, मैंने उस बैटरी के लिए अपनी जान खतरे में डाली। रिको अपनी ही मतलब जब वो लड़का था उस समय वाली फोटो निकाल कर कहती है इसे देख लो, एक्चुअल में मैं एक लड़का हूँ, ठीक है सोच समझ लेना, क्या तुम अभी भी मुझे किस करना चाहोगी। मारू उसकी एक बात नहीं सुनता
और वो जैसे ही उसे किस करने वाला होता है तभी वहाँ पर यूरी आ जाती है और कहती है कि ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, दीवार पर लिखा है, पढ़ा नहीं, यहाँ पर ये सब करना मना है। और फिर वो मारू को अपने साथ एक दूसरे रूम में ले जाती है और कहती है, सर आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है, सिर्फ 800 रुपए से काम चल जाएगा। मारू एकदम हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वहीं वो लड़की जैसे ही उसका हाथ अपने ऊपर रखती है तभी मारू उसके दिल को महसूस कर पाता है। मींस मारू अपनी एबिलिटी को उस लड़की पर इस्तेमाल कर सकता है। ये बात रियलाइज करते ही मारू जोर से रिको को आवाज लगाता है और रिको भी घबरा कर वहाँ पर पहुँच जाती है और जो वहाँ पर वो देखती है तो बस पूछो ही मत। खैर इसी के साथ सीन फैसिलिटी की तरफ जाता है। याद है टोक्यो की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और शुक्र है कि टोक्यो को किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। टोक्यो उसी मेडिकल रूम में एक नैप ले रही थी कि तभी उसे पर्दे के नीचे किसी के पैर नजर आते हैं। टोक्यो पर्दा हटाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन जब वो सामने देखती है तो उसके सामने असुरा थी। असुरा उससे पूछती है, टोक्यो तुम किस काम में अच्छी हो? टोक्यो उसका सवाल समझ ही नहीं पाती और वहीं असुरा भी गायब हो जाती है। फिर अचानक ही टोक्यो की पूरी बॉडी में कुछ अजीब सा फैलने लगता है, जिससे टोक्यो काफी ज्यादा घबरा कर चिल्लाने लगती है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। जी हाँ, ये सब उसका एक सपना था। डॉक्टर आकर पूछते हैं, टोक्यो क्या तुम ठीक हो? वो कहती है हाँ, और फिर डॉक्टर टोक्यो के शूज को काफी शक की नजरों से देखने लगते हैं। वहीं रिको और मारू दोनों ही यूरी से माफी मांग रहे होते हैं। यूरी कहती है, अरे कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें अपने रूम में मैं ही लेकर आई थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब दोनों वापस से अपने रूम में थे और मारू रिको से बताता है कि आज उसे पहली बार पता चला कि वो अपनी एबिलिटी किसी इंसान पर भी यूज कर सकता है। अब अगले दिन दोनों होटल से जा रहे थे। यूरी काफी ज्यादा दुखी नजर आ रही थी। इनके पूछने पर वो बताती है कि असल में उसके बॉस की मौत हो गई है, वही बंदा जिसे कल इन दोनों ने बचाया था। रिको यूरी को उन्हें ज्वाइन करने का ऑफर देती है, लेकिन यूरी इनकार कर देती है, जिसके बाद अब ये दोनों इमॉर्टल ऑर्डर्स की तरफ निकल जाते हैं। फिर एपिसोड के लास्ट में हमें वापस से फैसिलिटी का सीन दिखाया जाता है, जिसमें टोक्यो आधी रात को अपने रूम से निकलकर कोना के रूम में पहुंचती है और ये सब सीसीटीवी कैमरे में नहीं दिख रहा था। मतलब कैमरे में ये दोनों नॉर्मल सोते हुए नजर आ रहे थे। खैर टोक्यो कोना से बता रही थी कि आज उसने असुरा को अपने सपने में देखा। वो आगे कहती है, वैसे तुम उसे पसंद करते थे ना? कोना कहता है हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार अलग है और ये तुम जानती हो। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ने टोक्यो के जूते की एक पिक्चर ली हुई थी और यहाँ पर टोक्यो के जूते उस फुटप्रिंट से मैच हो जाते हैं, जिससे डॉक्टर को पता चल जाता है कि टोक्यो ही उस रूम में आई थी, लेकिन बिना किसी की नजर में आए। ये बात खुद डॉक्टर भी समझ नहीं पाते और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।